अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन और मैं हूं शाहजेब अहमद और मैं हूं महक असलाम। नया दिन है, नई सुबह, नया अज़्म है, बहुत सारे नए नए मौज़ूआत हैं आपके लिए, नेक तमन्नाएं हैं। और आज चूँकि जुम्मा भी है, सो जुम्मा मुबारक, एक नया दिन मुबारक। और जब भी एक नया दिन होता है, जब हम एक पुराने दिन को गुजार के एक नए दिन में एंटर होते हैं, तो हमारे लिए एक नया चांस होता है कि कुछ भी बेहतर करने का, अच्छा करने का। और जब अच्छी चीज़ों की हम बात करते हैं, तो जाहिर है जो आज के दिन की अच्छी बात है वो आपके साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि मैं यही हमेशा बात करती हूँ कि जब सुबह के वक्त में आपसे एक अच्छी बात करूँ ना, आप दिन के किसी भी हिस्से में सिर्फ 2 मिनट के लिए सोचिएगा कि सुबह के वक्त महक ने जो है वो अपने प्रोग्राम के आगाज़ में क्या अच्छी बात की थी, और वो अच्छी बात आपकी ज़िंदगी पे कितनी असरअंदाज होती है। लोगों को जज करना छोड़ दें, क्योंकि हम नहीं जानते कि किन मुश्किलात से सामने वाला गुजर रहा है और कैसी जंग लड़ रहा है। हमेशा हमने ये सुना है कि तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम मेरी जगह पर आके खड़े हो गए, या तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम पे गुजरेगी। एक बड़ी मशहूर सी मिसाल है कि कब्र का हाल जो है वो मुर्दा ही जानता है। तो प्लीज़ किसी पे क्रिटिसाइज करने से पहले एटलीस्ट आपको ये सोचना चाहिए शाहजेब कि उसकी ज़िंदगी में पता नहीं क्या चल रहा होगा और जो बेचारा इस तरह का स्टेप ले रहा है। बिल्कुल ऐसा। और आप इससे दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे, अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जाहिर बात है, अगर आप दूसरों पर ध्यान देंगे, उनको जज करते रहेंगे, उनकी छोटी छोटी बातें नोट करते रहेंगे, तो आप अपने ऊपर ध्यान कब देंगे, अपने गिरबान में कब झांकेंगे, अपनी गलतियां कब सुधारेंगे। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों को जज करना छोड़ दें और ये सोचें कि इस वक्त हमारे लिए, अपने लिए बेहतरी क्या है, दूसरों की बेहतरी भी सोचें। वो तो खैर बहुत ही अच्छी बात है। और अगेन वही कि खुद एहतसाबी ज़रूर करें। जब आप खुद एहतसाबी करेंगे ना, अपना एनालिसिस करेंगे, तो फिर आप दूसरों को जज नहीं करेंगे। तो ये थी आज की अच्छी बात। अच्छा जी, जब अच्छी बात है तो अच्छी सेहत की भी बात होगी। जब अच्छी सेहत कब होती है? जब आप अच्छा खाना खाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। आपका डाइट प्लान ऐसा होता है जो आपको बड़ा फिट रखता है। सो आज सोचा हमने ये कि आपको ये बताना है कि भाई आपने क्या खाना, क्या नहीं खाना। सुबह क्या नाश्ता करके आए आप? मैं तो बस थोड़ा सा फ्रूट खा के आया हूं। लेकिन ये भी बड़ा हेल्दी होता है, ये भी बड़ा हेल्दी और नाश्ता इसलिए कहते हैं कि नाश्ता जो है वो आप बहुत अच्छा करें। ब्रेकफास्ट ना बड़ा जरूरी है। नाश्ता कहते हैं वो आपका किंग की तरह नाश्ता होना चाहिए। और इसी पर बात करने के लिए आज के हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हमारे साथ होंगी न्यूट्रिशनिस्ट शाज़िया इकराम साहिबा। उनसे हम बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वो कौन से खाने हैं जो ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। और ख़ास तौर पर जब हम देखते हैं ना कि मौसम बदलता है तो नए नए फल भी हमारे सामने आते हैं, तो वो फल कौन से हैं जिनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। सीजनल फ्रूट्स इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। एक होते हैं सीजनल फ्रूट्स, एक होती हैं सीजनल बीमारियाँ, यानी कि जब मौसम बदलता है तो बीमारियाँ होना शुरू हो जाती हैं। और ये बीमारियाँ सबसे ज़्यादा बच्चों को इफेक्ट करती है, क्योंकि ऑब्वियस है कि उनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अब आपने बच्चों के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, हर्बल तरीके से कैसे आपने बच्चों को महफूज रखना है। बिकॉज हमें पता है कि अक्टूबर का एंड है, नवंबर शुरू होने वाला है। फ्लू, फीवर, इसके अलावा खांसी, बच्चों के हाथ पाँव ठंडे हो जाना। फिर जब आप बच्चे को नहलाते हैं तो उसके बाद होता है कि कुछ अरसे पे हम देखते हैं कि कुछ वक्त के लिए बच्चे का माथा, पाँव, हाथ पाँव गर्म हो जाते हैं, तो माएँ परेशान होती है क्या है ये, बुखार तो नहीं है। बच्चा कभी कभी सुस्त भी हो जाता है। जो मुख्तलिफ टोटके इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, वो टोटके सही होना भी बहुत जरूरी है कि आप ये देखें। हर बंदा जो टोटके आजकल बता रहा होता है दूसरे को, तो ये चेक करना बहुत जरूरी है कि ऑथेंटिक टोटके हो, सही टोटके हो। ये जानना बड़ा जरूरी है। इसी पर बात करने के लिए आज हर्बलिस्ट रानी आपा हमें ज्वाइन करेंगी। उनसे हम जानेंगे कि बच्चों को सर्दियों में किस तरह से हम सेफ रख सकते हैं, उनका लाइफस्टाइल हम जो है सर्दियों में कैसे मेंटेन कर सकते हैं। और ये बातें तो होंगी, इसके साथ एक और बड़ी अहम बात है और वो आप सब ने सुनी होगी कि बंदिश क्या है। आजकल ये लफ्ज बंदिश बहुत आम हो चुका है। किसी भी चीज के ना होने पर हम कह देते हैं कि भाई बंदिश है। अच्छा, कभी आपका कोई काम नहीं होता तो आप सोचते हैं कि मुझे लगता है कि मुझ पे बंदिश हुई है, ये जादू हुआ है? आपने कभी नहीं, मैं ये नहीं सोचता बिल्कुल। अच्छा, आप देखिए, मैंने अपनी जिंदगी के एक स्टेज पे ही सोचना शुरू कर दिया था कि कुछ ऐसे काम थे मेरे जो कि रुकावट का शिकार हो गए। तो मुझे लगता था कि यार कहीं किसी ने कोई बंदिश तो नहीं कर दी, किसी ने कोई जादू तो नहीं कर दिया। और ये हर नजर लगने का फैक्टर भी बहुत ज्यादा है। नजर तो बरहक है ना, लेकिन जब हम ये कहते हैं ना बंदिश हो गई है, तो फिर शायद कहीं ना कहीं हमारा अकीदा कमज़ोर होता नजर आता है। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी के स्टेज पे जब मैंने अपनी काउंसलिंग करवाई तो मैंने ये कहा कि नहीं यार, अगर इस काम में देरी है तो ये अल्लाह की तरफ से है। और वो कहते हैं ना कि जो काम जब होना होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है। खैर, तो आज हम इस पर बात करेंगे। ये लफ्ज़
बंदिश जो है आज के दौर की इजाद है। ये ज़माने कदीम से हम सुने अगर बात करें या फिर हम पुराने ज़माने से अपनी नानी दादी के वक्त से सुनते आ रहे, तो हमारे साथ मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब मौजूद होंगे। उनसे आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल, और इसके साथ हम प्रोग्राम में ये भी आपको बताएंगे, आप सब लोग देख भी रहे होंगे कि वार्म अप मैचेस खत्म हो चुके हैं और अब आगाज होगा क्रिकेट की आलमी जंग का। पाकिस्तानी दस्ता भारत से पंजा आजमाई के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है। पाक भारत मैच 23 तारीख को खेला जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम बारिश की भी आ रही है कि जो इस वक्त पेशगोई की जा रही है कि बारिश हो सकती है। तो क्या टीम्स मैदान में उतर सकेंगी? नहीं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि वहां पर जुमे से लेकर संडे तक यानी कि इतवार तक बारिशों का इम्कान है। तो अब क्या होता है, खैर ये तो हम आगे आगे जब चलेंगे तो पता लग जाएगा। ये नहीं आती, ये तो खैर अल्लाह को ही पता कि क्या होने वाला है। आगे चलते हैं जी। बलोची, पश्तो, सिंधी, पंजाबी और मुख्तलिफ ज़बानों के इलाकाई रक्स शो में हम कोयटा के सरकारी स्कूल में होने वाले स्पोर्ट्स गाला पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके अलावा अरब म्यूजिक ने फ्रांस में धूम मचाई है। इतना हिट और इतना पसंद किया गया है अरब म्यूजिक। एक डिफरेंट अंदाज होता है उसका, उसका डिफरेंट ही एक वो होता है, फील होता है। तो आज इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस बात तो इस पर भी होगी जो हम आपको दिखाते रहते हैं शो में कि डेनमार्क की तरक्की की वजह क्या है, राज क्या है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मैच पाक भारत टाकरे की, क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि अब बातें भी बहुत सारी अब सामने आ रही हैं कि क्या मैच जो है वो मुतासर तो नहीं हो सकता बारिश से। ये प्रॉब्लम ये इसके लिए हम थोड़ा सा आपको इंतजार करवाएंगे, क्योंकि जाहिर है कि हम इस पे स्पोर्ट्स एनालिस्ट को लेंगे। लेकिन इससे पहले मुझे ये लगता है थोड़ी सी लाइटर न्यूज़ आपके साथ हम शेयर करते हैं, जो कि है जी फ्रांस में जब हमने देखा कि अरब म्यूज़िक की धूम मची। सऊदी नेशनल मौसीकी बैंड की धुनों ने पेरिस वालों को खुशी से सरशार कर दिया, झूमने पर मजबूर कर दिया। हर एक म्यूज़िक की अपनी कहानी होती है, उसके पीछे एक हिस्ट्री होती है। बिल्कुल, सऊदी मौसीकी के शाहकार के नाम से ये पेरिस के जो हॉल जो चैलेट में एक कॉन्सर्ट का एहतमाम किया, आपको सुनवाते भी हैं। ज़बरदस्त। और जब हम सुन रहे थे, मैं और शाहज़ेब भी यही बातें करते थे कि यार मतलब देखें इस तरह का म्यूजिक हो तो किसका दिल नहीं करता झूमने को। तो डिफरेंट म्यूजिक सुनने का दिल भी कर रहा होता है ना। शायकीन इसीलिए तालियां बजा रहे थे, खुश हो रहे थे। कभी-कभी आपको अपना मूड चेंज करना पड़ता है। तो ये जो हमने आपको म्यूजिक सुनवाया है, इसमें सऊदी नेशनल बैंड अल कोराल रांसीसी फलहार मॉग ऑर्केस्ट्रा ने शिरकत की है। परफॉर्मेंस के बाद शायकीन ने खड़े होकर तालियां बजाई और खूब दाद दी है। ऑब्वियस सी बात है कि जो सऊदी म्यूजिक है वो ना सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया में, बल्कि हमने बहुत सारे ऐसे ड्रामा देखे हैं जिनके पीछे जो है ये धुनें बजाई जाती हैं। तो इस तरह का जो म्यूजिक हो जो मुनफरिद हो और आपको एक फ्रेशनेस का फील दे, उस पे वही दाद देनी तो बनती है। अच्छा जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम कराची का रुख कर लेते हैं और आर्ट का भी जिक्र कर लेते हैं ना। अब जब आप म्यूजिक का जिक्र कर रही हैं तो आर्ट का भी जिक्र करते हैं। कराची की मकामी आर्ट गैलरी में मारूफ मुसव्विरा सबीहा नसीर खूबसूरत फन पारों की नुमाइश का आगाज हो गया है और इफ्तिताह तुर्क कौंसल जनरल ने किया है, जबकि नुमाइंदा खुसूसी जो हमारे रेहान अहमद, उन्होंने इस पर खुसूसी रिपोर्ट भी तैयार की है। वो आपको दिखाते भी हैं कि कितने खूबसूरत फन पारे हैं। लहलहाते खेत, सरसब्ज़ शादाब दरख्त और जिंदगी से भरपूर मुस्कुराते हुए चेहरे, ये था मंजर मुमताज मुसव्विरा सबीहा नसरुद्दीन की तस्वीरी नुमाइश का। तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह दोस्त मुल्क तुर्की के कौंसिल जनरल जमाल सांगो ने रिबन काट कर किया। सबीहा नसरुद्दीन ने अपनी पेंटिंग्स में पाकिस्तान की दही जिंदगी को उजागर किया है। मैं बेसिकली पाकिस्तान को पेंट करती हूँ, यहाँ के लोग, यहाँ की लैंडस्केप, यहाँ के फूल। आई वांट टू शो देम द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री। तुर्क काउंसिल जनरल भी मुसव्विरा सबीहा नसरुद्दीन के काम से बेइंतहा मुतासिर हुए। She is the great Pakistani painter, portraits from different area of all over Pakistan as well. दी पाकिस्तान सागा पार्ट 2 सबीहा नसरुद्दीन के हैरत अंगेज फनपारों की सिर्फ एक नुमाइश ही नहीं, बल्कि ये एक ऐसा खूबसूरत एक्सप्रेशन है जिसमें पाकिस्तान का हर नक्श नुमाया है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। और अब आपको बताएं, कोयटा के सरकारी स्कूल में स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया गया। बासलाहियत तालिबात ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके शुरा से खूब दाद समेटी है। रंगारंग तकरीब वहां पर सजी और सबको बड़ी पसंद भी आई और हम चाह रहे हैं कि आपको भी दिखाएं। नूरुल आरफीन जो है वो हमें मजीद बताएंगे अपनी रिपोर्ट में। स्पोर्ट्स गाला सरकारी स्कूलों की तालिबात का बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा। पीटी शो, शानदार मार्च पास्ट,
बलोची, पश्तो, सिंधी, पंजाबी और मुख्तलिफ जुबानों के इलाकाई रक्स। रंगारंग तकरीब में कम उम्र तालिबात ने खूबसूरत धुनों पर बैंड बजाकर सबका दिल जीत लिया। मुंतज़मीन कहते हैं स्पोर्ट्स गाला में हाई और मिडल के 16 से ज़ायद सरकारी स्कूलों ने हिस्सा लिया। हमारी बच्चियों को इस चीज़ का मौका बहुत ही कम मिलता है कि वो पढ़ाई के अलावा बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, तो उनकी गैर निसाबी सरगर्मियों को प्रमोट करने के लिए हमने उनके लिए खेलों का कंपटीशन का इनेकाद किया। शुरका से खूब दाद समेटने पर बासलाहियत तालिबात भी खुशी से निहाल नजर आईं। आज हमारी मेहनत बहुत रंग लाई है। हमारा बैंड हर किसी को पसंद आता है। ये एक दिन का कोई काम नहीं है, इसमें हम लोगों ने 4 साल मेहनत की है। खूबसूरत और मुनफरिद लिबास जेब तन किए नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। मैंने कल्चर शो में हिस्सा लिया, मुझे मेरे दोस्तों के साथ बहुत मज़ा आया। सूबाई वज़ीर तालीम नसीबुल्लाह मरी भी मुस्तकबिल की डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, टीचर्स और जर्नलिस्ट की शानदार परफॉर्मेंस देखकर हैरान रह गए। आज इन बच्चियों को देखकर मुझे खुशी हुआ कि इनमें टैलेंट है। मेरिट के बगैर कुछ नहीं होगा। जब तक मेरिट नहीं होगा उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। तकरीब के अख्ताम पर स्पोर्ट्स गाला में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली तालिबात में इनामात और मेडल तकसीम किए गए। कैमरामैन जुनैद अकबर के साथ नूर आरफीन, समा, कोयटा। अब जरा आगे बढ़ते हैं और क्रिकेट की दुनिया का रुख करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में भारत से पंजा आजमाई के लिए पाकिस्तानी टीम मेलबर्न पहुंच गई है। पहले ये रिपोर्ट देखें, फिर इस पर डिस्कशन भी करें। तो जी, ये रिपोर्ट तो आपने देखी है और सबको इंतज़ार है, किसको इंतज़ार नहीं होगा, क्योंकि पाक भारत टाकरा होने जा रहा है। लेकिन इस टाकरे में जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं बारिश के भी, वो भी हमने आपको बताया। लेकिन इस पर हम तफसीली बात भी कर लेते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद है। मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको शो में। मिर्ज़ा साहब, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि बारिश के जो असरात हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं, ये बताया जा रहा है वहाँ पर महकमा मौसमियात की जानिब से। तो आपको क्या लगता है कि पहले तो ये मैच हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, और अगर ये मैच हो जाता है तो फिर आपको टीम्स की तैयारियां कैसी नज़र आ रही हैं? वालेकुम अस्सलाम शाहजेब, आपको भी और महक को भी सुबह बखैर। और तैयारियों की बात है, जिस तरह अभी मैं रिपोर्ट भी सुन रहा था कि अभी भी इस वक्त भी मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया मेलबर्न से, वहाँ बारिश हो रही है। और पाकिस्तानी टीम ने जो इंडोर नेट्स करने, आज भारतीय टीम इंडोर नेट्स कर रही है। तो अब तैयारी तो टीमों की इतनी ज़्यादा नहीं है। अब देखते हैं कि क्योंकि आईसीसी ने कोई रिजर्व डे नहीं रखा हुआ, तो यकीनी तौर पर अगर मैच वॉश आउट हो गया तो फिर एक एक पॉइंट मिलेगा। लेकिन जो रूल है T20 का कि कम से कम 5 ओवर्स का मैच होना चाहिए, दोनों टीमों की इनिंग्स कम से कम 5-5 ओवर्स की होनी चाहिए। अगर उससे कम होती है तो फिर मैच को जो है वो पॉइंट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। अगर जिस तरह से पाकिस्तान और भारत का मैच 5-5 ओवर का हुआ तो फिर इंटरेस्ट कहाँ रहेगा लोगों में। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से वहाँ हाइप बनी हुई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 2 ही शहर हैं, मेलबर्न और सिडनी, कि जहाँ बड़ी तादाद में एशियाई बाशिंदे आबाद हैं। और मेलबर्न में बड़ी हाइप बनी हुई है, पोस्टर्स लगे हुए हैं, पाकिस्तानी इंडियंस पाकिस्तान के झंडे लिए हुए हैं। और वहाँ पर जो है वो जो मुझे इत्तलात मिली है, पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट्स बिक रही है वर्ल्ड कप की। लेकिन अगर मैच नहीं हुआ शाहजेब तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं कि रीप्ले हो जाए। गुज़िश्ता साल 24 अक्टूबर को जो हुआ था मैच, आपको याद होगा कि हमने 10 विकेटों से भारत को हराया था, 152 रन हमने अचीव कर लिया था टारगेट। तो हम चाह रहे थे रीप्ले हो। मिर्ज़ा साहब तो अब इसको क्या कह सकते हैं, अब रीप्ले के इंतजार में। लेकिन जिस तरह से कंट्रोवर्सी भारत ने क्रिएट की जय शाह ने इस मैच से पहले, उसकी वजह से इस मैच में और एक्साइटमेंट कि पाकिस्तानी सपोर्टर्स कह रहे हैं कि ये क्या बयान दे दिया। कल उनके जो मिनिस्टर है स्पोर्ट्स के, अनुराग ठाकुर, उनका एक स्टेटमेंट आया कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, इसका फैसला जो है भारतीय हुकूमत करेगी। और जय शाह ने अपनी तरफ से बयान दे दिया। वो अमित शाह जो वजीर दाखिला है उनके साहबजादे हैं। तो भारत की क्रिकेट बोर्ड में भी सियासत बहुत ज्यादा आ गई है। इकबाल भाई, जब मीटिंग में एक चीज़ डिसाइड हो गई कि एक चीज़ की मेज़बानी हमें दी जा रही है, उसके बाद इस तरह से आपका रवैया, उसके बाद इस तरह से आपकी तरफ से खबरें आना, उसके बाद इस तरह से आपके डिसीजन आना,
ये किस चीज़ की तरफ इशारा करता है? जाहिर सी बात है, क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, उसमें आप इस तरह से अपनी सियासत को, अपनी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर देंगे तो ना तो क्रिकेट रहेगी और ना ही फिर किसी तरीके का कोई और खेल रहेगा। बिल्कुल महक, आपने सही कहा। ये माइंडसेट जो है इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि जो भारतीय हुकूमत है मोदी की, वो इंतहा पसंद हुकूमत है। वहाँ जो मुसलमानों के साथ मजालिम हो रहे हैं हर शख्स जानता है, लेकिन अब वो क्रिकेट में भी सियासत को ले आए हैं, क्योंकि अमित शाह जो है वो नरेंद्र मोदी के दायां बाजू हैं। वो गुजरात से उनका अहमदाबाद से ताल्लुक है, और उनके साहबजादे जय शाह को उन्होंने सेक्रेटरी बनवा दिया BCCI का। और जय शाह ने सौरव गंगोली की छुट्टी कराई है कि वो सौरव गंगोली उनकी बातें नहीं सुन रहे थे। कहाँ होता है कि किसी क्रिकेट बोर्ड का सेक्रेटरी जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर बन जाए, लेकिन जय शाह बन गए क्योंकि उन्हें पॉलिटिकल बैकिंग है। तो अब यही है कि इन मामलात को वो सियासत की नज़र कर रहे हैं, अपनी सियासत चमका रहे हैं। जब आइंदा इलेक्शन हो तो उसमें इसको कैश कराएं, क्योंकि इंतहा पसंद हिंदू जो है वो इसको बड़ी कदर की निगाह से देख रहे हैं कि बड़ा ज़बरदस्त कमाल कर दिया जय शाह ने। हालांकि महक, आप सही कह रही है, ना कोई मीटिंग हुई ना कुछ हुआ, और उसके बाद उन्होंने खुद ही स्टेटमेंट दे दिया। तो आई थिंक ये रिफ्लेक्ट करता है। और उनका मीडिया भी आप देखें 2 दिन से चिल्ला रहा है। परसों में वो अंद्रा जो है उनका अर्नाब गौसामी उसके शो में था, जहर उगल रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये उसका शो है। जहर उगल रहे हैं कि जी वी डोंट वांट टू प्ले। तो फिर मैंने उनको याद दिलाया कि भाई अगर आप हमसे नहीं खेलना चाहते जरा हिस्ट्री उठाकर देखें कि आपकी टीम एशिया कप नहीं जीती, आपकी टीम वर्ल्ड कप नहीं जीती, आपकी टीम टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीती, फिर किस बात पर आपको गुरूर है, किस बात पर आप इतरार हैं? और मिर्जा साहब, पाकिस्तान ने भी इस पे बड़ा अच्छा रद्दमल दिया, खासतौर पर PCB चेयरमैन ने, कि अगर आप पाकिस्तान में नहीं कराना चाहते, न्यूट्रल वेन्यू पे कराना चाहते, तो फिर पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं होगा। बिल्कुल। ACC जो पहले भी 2018 का शाज़ेब एशिया कप था वो मुत्तहिदा अरब अमारात में हुआ था, जो भारत जीता था फाइनल में, उसने बांग्लादेश को हराया था। लेकिन आखिर कब तक पाकिस्तान इनके आगे सरे तस्लीम खम करता रहेगा? हमारे यहाँ इंग्लैंड की टीम आ गई, ऑस्ट्रेलिया की टीम आ गई, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, अब न्यूजीलैंड आने वाली है। तो कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट है? ये इनके अपने जहन की इख्तिरा है। मेरे ख्याल में इनको होश के नाखून लेने चाहिए। पाकिस्तान दुश्मनी में आप क्रिकेट को भी मुलव्विस कर रहे हैं। हालांकि जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है वो उनकी आंखों से ढका छुपा है, हाँ। या जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है वो ढका छुपा है। इकबाल भाई, ये तो पूरी दुनिया देख रही है ना, बस वही बात है, बदकिस्मती है कि खामोश तमाशाई बनी हुई है। जरा खबर अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर कर दें। इकबाल भाई, मेलबर्न में प्रैक्टिस सेशन के दौरान गेंद लगने से शान मसूद जख्मी हो गए हैं। शान मसूद मुंह पर गेंद लगने से इंजर्ड हुए हैं। कादिर ख्वाजा से जरा हम अपडेट्स लेते हैं, फिर इस पर भी बात करते हैं। जी बताएगा कादिर ख्वाजा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, फील्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो काफी अच्छी खबर नहीं आ रही सामने, क्योंकि शान मसूद जो है कौमी बैटर, उनको बॉल लगी है। मोहम्मद नवाज बैटिंग कर रहे थे, जोरदार शॉट मारी मोहम्मद नवाज ने, और उसके बाद शान मसूद के जो है वो मुंह पर जो है वो गेंद लगने से जख्मी हो गए। उसके बाद उनको फौरी तौर पर जो है वो काफी देर जमीन पर लेटे रहे शान मसूद बॉल लगने के बाद, और दर्द से जो है वो काफी जो है वो करार रहे थे। जबकि PCB मेडिकल पैनल शान मसूद के मुआयने में मसरूफ है, और शान मसूद का मुकम्मल मुआयना करके आगाह कर दिया जाएगा। जबकि शान मसूद मुकम्मल फिट होंगे तो भारत के खिलाफ मैच खेलेंगे। अभी तक जो है किसी किस्म की कोई रिपोर्ट शान मसूद से मुतल्लिक हमें मौसूल नहीं हुई, लेकिन शान मसूद का भी मुआयना जारी है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल जब तक उनको मुकम्मल फिट करार नहीं देगा तब तक जो है वो बिल्कुल उनका मुकम्मल फिट होना कादिर ख्वाजा बहुत जरूरी है। लेकिन साथ में ये भी बताएगा वहां पर क्या सूरत हाल आपको नजर आ रही है? संडे को मैच हो पाएगा? देखिए, यहाँ पर जो मेलबर्न की सूरत हाल है वेदर की, वो उसका कुछ जो है वो पता नहीं लगता। अचानक जो है वो गहरे से बादल आते हैं और 2 से 5 मिनट के दरमियान जो है वो सख्त तेज धूप निकल आती है। तो अभी जो है वो कुछ देर पहले जब मैंने अभी लाइव किया था तो उसके बाद जो है वो उस वक्त जो है वो बारिश हो रही थी, हल्का हल्का मौसम था, गहरे से बादल थे, लेकिन अभी जो है वो सख्त तेज धूप है और बिल्कुल खुशगवार मौसम है। लेकिन सिचुएशन है कादिर, कुछ भी हो सकता है, बट अगेन वही कि भाई हमें तो संडे का इंतजार है कि बस संडे को बारिश ना हो ना, वरना उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। बेहद शुक्रिया कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद थे। मिर्जा भाई, आपकी जानी वापस आती हूँ। शान मसूद जख्मी हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं, उनके चेहरे पर गेंद लगी है, ये यकीनन हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल महक, देखें फ़खर जमान भी रिहैब करने लंदन गए थे, वो जब वापस आए तो वो दोनों प्रैक्टिस मैचेस नहीं खेले। इसका मतलब है कि फ़खर जमान अवेलेबल नहीं होंगे इतवार के मैच के लिए। और अगर अब शान मसूद जो फ़खर जमान की जगह ले रहे थे, वन डाउन पोजीशन पर आ रहे थे, अगर वो अनफिट हो गए
तो फिर पाकिस्तान के लिए और मुश्किल हो सकती है, क्योंकि दोनों ही बैट्समैन ऐसे हैं कि जो रन्स के अंबार लगा सकते हैं। ख़ासतौर पर फ़खर जमान अगर खेलते तो भारतीयों के जहन में है वो 18 जून 2017 का दिन, जब उन्होंने ओवल लंदन के मैदान पर सेंचुरी स्कोर की थी और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीता था। तो ये एक बड़ा पाकिस्तान के लिए सेटबैक होगा शान मसूद अगर परसों नहीं खेलते, लेकिन मेरे ख्याल में कल का दिन है, उसके बाद ही सूरत हाल वादे होगी। अभी कबल वक्त कुछ कहना जो है वो फजूल होगा। और मिर्ज़ा साहब, इसके साथ साथ आप जो बॉलिंग अटैक है वो कैसा देख रहे हैं? शाहिन अफरीदी साहब ने तो आते ही अफगान बैटर को जख्मी कर दिया है, लेकिन कंडीशंस आपको क्या बता रही हैं? स्पिनर्स के लिए फेवरेबल है ये पिच? देखिए, ये वहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस होती हैं शाहज़ेब, वहाँ बाउंसी विकेट्स होती हैं, लेकिन ख़ास बात ये कि जितने मैदानों पर मैचेस हो रहे हैं वर्ल्ड कप में, उनमें मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड वो वाहिद ग्राउंड है जहाँ बाउंड्री का एक साइड जो है वो 84 मीटर की है, वरना उमूमन हम 60-62 मीटर की बाउंड्री पे खेलते हैं। तो वहाँ पर जो है ख़ासतौर पर इफ्तिखार या आसिफ अली या खुशदिल शाह अगर खेलते हैं ना, उनके लिए लंबी हिटें लगाना, छक्के लगाना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि बाउंड्री बड़ी है। तो अब देखते हैं पिच की कंडीशंस की क्या होती है, लेकिन अभी तो पिच ढकी होगी। वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। पाकिस्तान नहीं है कि हम हीटर से या आग लगाकर या सुपर सॉपर घुमाकर जो है पिच को सुखाएं। तो मेरे ख्याल में पिच तो सही होगी, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि पिच जो है वो सपोर्टिंग विकेट होगी, बॉलर्स के लिए भी साजगार होगी और बैट्समैन के लिए भी, क्योंकि T20 क्रिकेट जो है वो 3-3.25 घंटे की फिल्म होती है। लोग उसमें जो है वो छक्के चौके एंटरटेनमेंट देखने के लिए आते हैं। पिच अगर खराब हुई तो फिर मुसीबत। और ये फिल्म होना बहुत ज़रूरी है, बारिश ना हो जाए बस। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन किया, और तमाम शायकीन को भी यही इंतज़ार है कि ये मैच कब होगा, लेकिन बारिश आड़े ना आ जाए बीच में। लेकिन यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक आप वापस आएंगे और जो बंदिश का हमने जिक्र किया था उस पर तफसीली बात करेंगे। वेलकम बैक। कारोबार में रुकावट और मुश्किलात, हर वक्त सेहत ख़राब रहना, रिश्तों में ताख़ीर, इज़्दिवाजी ताल्लुकात में उलझने, औलाद का ना होना, ये सब अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन हमारे मुआशरे में हर चीज़ को, हर काम को बंदिश से जोड़ दिया जाता है। महक, अब इसकी हकीकत क्या है? क्या हम ये कहें कि हमारा अकीदा कमज़ोर है, या हम ये कहें चूँकि हम ये अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं जी फ़लाने काम में बंदिश है, तो इसलिए अब ये एक चीज़ हमारे अंदर रच बस गई है कि कुछ नहीं होता तो हम कहते हैं जी जादू टूना हो गया है, बंदिश हो गई है। अब इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुफ्ती साहब, क्या वजह है? हमारे अकीदे की कमज़ोरी है, ईमान की कमज़ोरी है, आपकी नौकरी नहीं लग रही होती, आपके कारोबार में मुश्किलात होती हैं, आपका बच्चा इवन अगर पढ़ाई में अच्छा भी नहीं है तो ये हम कह देते जी कि बंदिश है। तो ये बंदिश का जो लफ्ज़ है, इसकी हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवालि मुक़्तहम। बहुत शुक्रिया, आज मेज़बानी का शर्फ़ अदा कर रहे हैं आप और मेहमान बनाया मुझे। असल में ये उर्फ़ आम में बंदिश है, इसकी जो हकीकत है वो जादू है, और जादू से इनकार नहीं है, नस्स कुरान से साबित है। जो चीज़ कुरान पाक से साबित हो जाए उसका इनकार करना कुफ्र होता है। बिल्कुल। तो जादू की हकीकत भी है, जादू असर भी करता है, जादू के मामलात हैं। अब हम जिस मुआशरे के अंदर रहते हैं इसको उर्फ़ आम के अंदर हम बंदिश कह देते हैं। जैसे हमारी बेटी ने फरमाया कि छोटी छोटी उलझनों में, मामलात में हम उसको जादू के साथ जोड़ देते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि सर में दर्द है तो जादू है, बंदिश है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो रहा है या तकलीफ़ हो रही है तो मैं उसको बंदिश और जादू का नाम ले लूँ, बल्कि ये हमारे ये जो रसूमात हैं, जिस जुग्राफिया के अंदर हम रहते हैं, यहाँ हम अजमी हैं, अरबी नहीं है, हमारे पास दीन बाद में पहुँचा है। तो इसी तरह वो रसूमात हमारे अंदर जो पुरानी थी वो रसी हुई हैं, बची हुई। तो इस हवाले से हम कहते हैं कि ये जादू हो गया। अब जादू की हकीकत तो है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, एक हदीस गुजरी है मसनद इमाम अहमद से, तो उसके बारे में आया है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम रात को अपने अहल खाना को जगाया करते थे कि उठो, अल्लाह की नमाज़ पढ़ो, रब से दुआ मांगो, रब ताला दुआ कबूल करता है।
सिवाय उन लोगों के जो जादूगर होते हैं, जो जादू करते हैं, अल्लाहु अकबर। और वो दूसरे वो होते हैं जो कत्ते ताल्लुक़ करते हैं, सिला रहमी नहीं करते। उनकी दुआएं अल्लाह ताला रद्द फरमा देता है, यानी दुआएं कबूल नहीं होती। अब इस बात की तो हकीकत है कि जादू है और जादू असर भी करता है। जब जादू असर करता है, उसके कुफरिया कलेमात असर करते हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अहलुल्लाह या अंबिया किराम की जो दुआएं हैं, या हमारा जो कुरान मजीद है, फुरकान हमीद है, इसकी आयातें भी असर करती हैं। बेशक बेशक। उसको रद्द करने के लिए इन चीज़ों का भी असर है। बेशक। फिर इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जादू हुआ। जादू दरअसल जब करते हैं तो वो दिमाग को मौफ कर देता है, सुन कर देता है, उसका असर होता है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हदीस के अंदर रहते सियासता की तमाम हदीसों में, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जादू हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निसियान होने लगा, यानी भूलने लगे। कोई बात रखते फिर भूल जाते, फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते, जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दो सूरतों को ना उतारा, फलक और वन्नास को, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, जब ये दोनों उतरी तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको पढ़ना शुरू किया। और फिर वो जो जादू किया गया था जिस कुएं के अंदर, हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने वहाँ गए, तशरीफ़ ले गए, उस जादू को निकाला गया। इससे चंद बातें मालूम हुई। जादू का असर भी होता है। जब अंबिया पे असर होता है तो हम पर क्यों नहीं होता? अंबिया किराम, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत तो ये है कि हुजूर के मुबारक नबूवत वाले जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती, तो उस पर भी जादू का असर हुआ, असर होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो चीज़ अल्लाह चाहे वो होता है, जो अल्लाह नहीं चाहता वो कमा हक्का नहीं होता। मुफ्ती साहब, एक तासुर ये भी पाया जाता है हमारे मुआशरे में ख़ास तौर पर कि हर बात को हम जादू से जोड़ देते हैं और उसके बाद हम मेहनत करना छोड़ देते हैं और यही कहते हैं कि बस ये जादू हो गया, इसलिए हमें ये चीज़ फला चीज़ नहीं मिल पा रही है, ये नहीं हो पा रहा। ये तासुर कितना गलत है? बहुत गलत है। ये तासुर दरअसल बनाया हुआ हमारी आवाम का नहीं है, इसमें वो हमारे बाबे, वो नाम निहाद सूफ़ी, जो नाम निहाद पीर हैं, जो अपने आप को मशैख कहते हैं, जो ये औलिया का वारिस कहते हैं, उनका इसके अंदर किरदार बड़ा अहम है। दरअसल ये एक माफिया है, मुझे माफ़ कीजिएगा, हकीकत के अंदर ये एक कारोबार बनाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे। जो भी वो जाते हैं वो इसके साथ वो जोड़ते हो आपके ऊपर तो जनाब जादू हो गया, बंदिश करा दी। दरअसल वो नफ्सियात से खेल रहे होते हैं, ना वो इस्तिखारा करते हैं, ना उनके पास कोई इल्म नुजूम होता है, ना इल्म रमल होता है, ना इल्मुल आदात से कोई इस्तिखारा निकालते हैं, ना उस तालीमात पर चलते हैं जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा, यहाँ तक कि उनको फ़रज़ वाजिबात का भी पता नहीं होता, नमाजों तक भी नहीं पढ़ते, मगर जनाब वो बाबे वो खेलते हैं, वो कहते हैं आपके ऊपर बंदिश हो गई, आपके ऊपर जादू हो गया, अब आप तो आप कारोबार नहीं कर सकेंगे। मैं एक जगह गया तो मुझे उन साहबों ने बताया कि हमारी वालदा बीमार है, तो मैंने कहा क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कि डॉक्टर के पास तो खैर हम नहीं गए, एक बाबा जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपकी वालदा सर है। अब मैं तो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, कमा हक्का हूँ मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब हमारा पढ़ने पढ़ाने का काम है, दर्स व तदरीस का काम है, तो मैं इन चीज़ों को कैसे मान लूँगा? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आप इसके बाकायदा टेस्ट कराएं, आप डॉक्टर के पास जाएं, हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं या सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, एक सेटअप है, वहां पे जाएं, फिर रिपोर्ट है, फिर कोई फैसला करें। तो जो नौकरी हड हराम होते हैं वो काम नहीं करते, वो यही कहते हैं अम्मा जी बस मुझ पे कुछ हो गया है, या ज़ौजा मोहतरमा को ये कहते हैं कि हम पर बंदिश हो गई है, हम तो कारोबार के काबिल ही नहीं रहे। तो उर्फ आम में हम उन्हें हड हराम कहते थे, यानी ये काम चोर है, काम नहीं करते। अब बड़ा आसान हो गया है जो मुझ पे किसी ने बंदिश करा दी। अब जिस बाबा के पास जा रहे हैं वो तो पहले ही तैयार बैठा था ये लेबल लगाने के लिए, हाँ हाँ ये शहजादा सही
कह रहा है, इसके ऊपर वाकई बंदिश है। अब इसका इलाज करते रहो, 10-20 हज़ार रुपये लाओ, ये काम करो, हम काट करेंगे, हम उतारा करेंगे। मुफ्ती साहब, इतना पैसा, इतना वक्त आप जाया करते हैं, बजाय इसके कि आप एक सही ट्रैक चूज करें, वो फिर ये बाबा और ये जो जाली पीर आमिल जाली आमिल। मैं ये चाहती हूँ कि जो नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, मुख्तसर आप उन्हें ये बताएं कि अगर आपको महसूस हो रहा है, जैसे आपने कहा कि 2 सूरतें जब उतरी गई, नाजिल की गई, तो जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर वो किसी मुश्किल में हैं, जैसे किसी काम में रुकावट है और उन्हें खुद ये फील हो रहा है, जैसे मेरी वालदा ये कहते हैं कि इस्तिखारा खुद करो बजाय इसके कि तुम किसी और से करवाओ, तो अगर उन्हें ये फील हो रहा है कि उनकी किसी काम में रुकावट है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खुद जो काम किया जाता है, जैसे आपकी वालदा मोहतरमा ने कहा, वो सही कहा, किसी आलिम दीन से, मुस्तरद आलिम दीन से रहनुमाई ली जाए कि मुझे इस्तिखारा करना है, इस्तिखारे का तरीका बता दो, वो तरीका बता देंगे। अब तो बहुत आसान है, ये मोबाइल की दुनिया है, इसमें है, घर बैठ के हम पूछ सकते हैं। तो इस्तिखारा खुद करे। अगर फील हो रहा है जादू है तो उसका इलाज अलग है, आसेब है तो उसकी पढ़ाई अलग है। अच्छा, जादू अगर किया गया है, जिसको हम उर्फ़े आम में बंदिश कहते हैं, तो बड़ा आसान है। कुरान पाक में है 7 सलाम, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला नूह फिल आलमीन, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। ये 7 सलाम किसी कागज़ पे या सफ़ेद प्लेट पे लिख के रोज़ाना उस मरीज़ को पिलाते जाओ जिसके ऊपर जादू है। ये कन्फर्म है कि वाकई ये जादू ज़दा है बंदा, इसके ऊपर बंदिश है। तो तकरीबन 40 रोज़ तक ये लिख लिख के पिलाओ किसी भी वक्त, इंशाअल्लाह जादू के असरात ख़त्म हो जाएंगे। फिर कुरान पाक की सूरह बकरा की एक आयत है, वत्तबऊ मा ततलु शयातीन अला मुल्की सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन सहार। ये आयत लिख के रोज़ाना किसी प्लेट के अंदर, उसी के अंदर उसको खाना खिलाओ, उसी में पानी पिलाओ, इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अगर आसेब है, आसेब कहते हैं जिन्नात को, परी को, देव को, ये वगैरह वगैरह, ये उसका मुरक्कब है। तो आसेब है तो उसके ऊपर भी यही है कि ये सूरह वल्लैल ये 5 मरतबा, सूरह वद्दुहा 5 मरतबा, सूरह वत्तीन 5 मरतबा, ये रोज़ाना की बुनियाद पे पढ़ें और 10 दिन तक पढ़ें। और सूरह नून वल कलम की आखिरी 2 आयातें, व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून, ये पढ़ के मरीज़ के ऊपर दम करें, इंशाअल्लाह शिफा मिल जाएगी। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कुरान सरचश्मा हिदायत है, कुरान के अंदर खुश्क तर का जिक्र है, हर चीज़ हमारे घर के अंदर मौजूद है। सिर्फ हमें अकीदा पुख्ता रखना चाहिए, अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन कामिल रखना चाहिए, हक़्क़ुल यकीन तरीके से हम काम करेंगे तो इंशाअल्लाह शिफा मिल जाएगी। अल्लाह ताला पर यकीन रखना चाहिए। वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से ये समझाया भी, ये बताया भी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तमाम बातों को हमें जहन में रखना है। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वापस आते हैं। वेलकम बैक। आज हमने बात करनी है आपके खाने पर। मैंने ये नहीं पूछा कि आपके घर पका क्या है, लेकिन ये ज़रूर बताना है कि आप क्या पका सकते हैं जो कि हेल्दी हो आपके लिए और आपके पूरे घर वालों के लिए। ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना ज़रूर खाएं ताकि आप हेल्दी रहें, फिट रहें, क्योंकि हमने देखा अक्सर मार्केट में हमें ऐसे खाने मिल रहे होते हैं जिसमें मसनूई खाद होती है, केमिकल्स होते हैं। बाज़ारी खाना जो है, क्या हम सोचते हैं कि कभी कभी कि यार ये क्या हेल्दी होता है, लेकिन वही बात है कि भाई ज़बान के चटखारे जो है हम उसको कैसे भूल जाएं। जब भी कहीं हमें स्ट्रीट फूड नज़र आता है तो हम ये कहते हैं फ़ौरन से लपक जाते हैं। शाज़ेब, आपको पसंद है? बगैर समझे बगैर बस खा लेते हैं कि ये मज़ेदार होगा, लेकिन आपको समझाना बड़ा ज़रूरी है। समझाना ज़रूरी है। इसके बाद हम देख रहे हैं महक कि जो बीमारियां हैं उसमें बेहद इजाफा हो रहा है। मैदे के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, अमराज़ क़ल्ब बढ़ते जा रहे हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट में छोटे छोटे बच्चों को देखते तो बड़ी हैरानगी होती है कि इसकी क्या वजूहात हैं। और फिर समझ में यही आता है कि ग़िज़ाइयत जो है वो खानों से ख़त्म होती जा रही है। अब ना ग़िज़ा रही है ना ग़िज़ाइयत रही है, और सेहत से भी हम चले गए तकरीबन। अब सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, और ऑर्गेनिक खाने का जो हम जिक्र करते हैं क्या वो मार्केट में अवेलेबल भी है या नहीं, और अगर अवेलेबल है तो हमें किस तरीके से अपना डाइट को प्लान करना चाहिए दिन भर, क्योंकि ज़ाहिर है हम जब 3 मील्स लेते हैं तो वो 3 मील्स हमारे कितने हेल्दी होने चाहिए, और एज के हिसाब से ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और जब हम एज की बात करते हैं तो फिर उसमें हमें ये ख्याल रखना भी बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली ख़वातीन,
क्योंकि जाहिर सी बात है शादी के बाद आपको ये होता है जी कि अच्छा आप कंसीविंग पोजीशन में हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, तो फिर वो जो नखरा होता है ना कि मैंने ये नहीं खाना क्योंकि मैंने डाइट करनी है, वो नखरा कभी कभी आपको ना बड़ा नुकसानदेह साबित हो जाता है, क्योंकि मैंने तो ये चीज़ एक्सपीरियंस कर ली है। अब इसी पर बात करने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शाजिया इकराम हमें ज्वाइन कर चुके हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू, आपने टाइम निकाला, आप आई। मुझे ये बताएं कि जो अच्छा और हेल्दी खाना है वो खाना क्या होता है? लाइक बिल्कुल ताज़ा पका हुआ, या फिर मैं ये कहूँ कि जैसे अक्सर औकात ऐसा होता है कि जी गैस नहीं आ रही हो, पका के आपने फ्रीज़ कर दिया, तो क्योंकि पहले मैं चाहती हूँ हम ज़रा फ्रोज़न चीज़ों पर बात करें, या वो हेल्दी है? देखें, फ्रोज़न जो होते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट्स हैं या कैंड फ्रूट्स वगैरह हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसमें एक थोड़ा सा मिथ है कि वो शायद इतने अनहेल्दी नहीं है जितना समझा जाता है। अच्छा। अगर वो शुगर सिरप के अंदर या हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप वगैरह के अंदर उनको नहीं आपने रखा हुआ। वजह ये है कि उसको जब फ्रूट प्लग होता है तो अपनी सबसे प्राइम कंडीशन में होता है, सबसे अच्छी कंडीशन में होता है। तो वो जो फार्म टू मार्केट जर्नी है जिसके अंदर स्पेशली कई वाइटमिन्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं ड्यू टू सन एक्सपोजर, एयर एक्सपोजर, हीट एक्सपोजर, वो उस लिहाज से कम उसकी वो हैंडलिंग होती है, तो वो बहुत प्राइम कंडीशन में उसकी न्यूट्रिशन होती है और वो फिर फ्रीज़ हो जाता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये है कि अगर आपके पास एक्सेसिबिलिटी है टू फ्रेश फूड एंड फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स, अब इसका समझाने का बड़ा सिंपल तरीका है कि दे आर टू एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। एक एंड है जो हेल्दीएस्ट है, विच इज़ कॉल्ड होल फूड्स। होल फूड्स का मतलब ये है कि आप मार्केट गए, आपने अपनी ग्रोसरी बास्केट के अंदर एग्जैक्टली आपको पता है आपने क्या चीज़ डाली है, वो किस कंडीशन में है, उसको आप घर लेके आए, आपको ये पता है आपने कुकिंग मेथड क्या यूज़ किया है, कि आपने डीप फ्राइंग किया है, आपने कौन से ऑयल्स यूज़ किए हैं, पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स तो नहीं है, हेल्दी वाले हैं विच आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर यू, उसके अंदर मसाले कौन से गए हैं, सॉल्ट कितना गया है, एडेड शुगर है कि नहीं है, ऑल दीज थिंग्स। सो इफ़ यू प्रिपेयरिंग फ्रेश फूड एट होम तो ऑब्वियसली नथिंग लाइक इट, ठीक है। नाउ देयर इज द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम विच इज़ द अनहेल्दीएस्ट, विच इज़ प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। अब उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा हमारे जो प्री प्रिपेयर्ड, प्री पैकेज्ड फूड्स होते हैं, जो हमारे 70% हमारा सोडियम इनटेक है, जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर होता है, वो हो जाए तो और बहुत बीमारियां आगे होती हैं। सो 70% ऑफ दैट यू गेट फ्रॉम ऑल दीज प्री पैकेज्ड फूड्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो विच मीन्स के यू आर टेकिंग एन एक्सेस ऑफ सॉल्ट। उसके बाद यह है कि यू प्रॉब्ली हैव एडेड शुगर्स इन दम ताकि उनकी पैलेटेबिलिटी या फ्लेवर ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, एंड दे आर फिर उनकी फूड प्रोसेसिंग कैसे हुई हुई है, कौन से मैकेनिज्म के अंडर वो किया है, तो वो प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स आर एक्चुअली इन्फ्लेमेटरी फूड्स, ठीक है। अभी पूरी दुनिया कोविड से गुजरी, अभी उसके डिफरेंट वेरिएंट्स आते जाएंगे, और डिजीज़ आती हैं, नहीं आती, सो देयर इज़ ऑलवेज अ फ्लक्स ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स और द अदर। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि योर बॉडी इज़ नॉट इन अ स्टेट ऑफ, जिसे कहते हैं ना, लो ग्रेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जिसका पता भी नहीं चलता, और लो ग्रेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और जो लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां होती हैं। सो इसमें यह है कि आप होल फूड्स की तरफ जाएं। कभी कभी ऑब्वियसली we're all humans, life happens, there's always going to be, you know, you'll be socializing, there'll be occasions when you would want to eat out, तो उसमें यह है कि आप उसको few and far between रखें. That would be the exception, not the rule, not the routine, because nowadays like you talked about children, बच्चे बहुत ज़्यादा ये होता है कि they just simply, you know, home delivery हो रही है, they just don't like home cooked food, तो आपने पैलेट, फैमिली की पैलेट डेवलप भी करनी है towards ये तो डिफरेंस आपने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया, लेकिन एक और प्रॉब्लम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है हर घर में, बच्चों को लेकर, बड़ों को लेकर, सब चाहते हैं कि वो खालिस दूध पिए, लेकिन अवेलेबल नहीं है। किसी पर शक किया जाता है कि वो दूध में पानी मिला रहा है, कहीं ये कहा जाता है कि जो पैकेट आपके आते हैं दूध के वो वैसे ही हेल्दी नहीं है। क्या करना चाहिए? दूध इनटेक तो बड़ी ज़रूरी है आपके बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब आप डेयरी की बात करते हैं, दूध है, योगर्ट है, चीज़ है, ठीक है, बटर जो है दैट इज सैचुरेटेड फैट, सो आई डू नॉट रिकमेंड बटर, अगेन फ्यू एंड फार बिटवीन हो गया, बट सैचुरेटेड फैट्स आर हार्मफुल फैट्स जो आपके LDL लेवल्स को ब्लड में ज़्यादा करते हैं।
अच्छा, बाकी जो डेयरी है जिसमें चीज़ है, योगर्ट है, मिल्क है, अगेन उसके अंदर यानी बच्चों में तो चलें फिर भी दे कैन प्रॉब्ली गेट अवे विद इट अप टू अ सर्टेन एज, बट आफ्टर चाइल्डहुड एंड मे बी एडोलेसेंस आपको यू शुड टेक लो फैट डेयरी, बिकॉज अगर आप फुल फैट डेयरी लेते हैं या होल मिल्क लेते हैं फॉर दैट मैटर, उसका प्रॉब्लम यह है कि उसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स हैं और उसके अंदर ट्रेसेस ऑफ ट्रांस फैट्स भी हैं, विच इज़ द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ फैट, जो आपके LDL को ज़्यादा करता है और HDLs को, जो गुड फैट्स हैं, ब्लड में कम कर देता है। सो बेसिकली येस, मिल्क इज़ फैंटास्टिक। आपने औरतों की भी बात की, यू नो उनकी बोन्स के लिए बहुत हेल्दी है, बच्चों को बहुत ज़्यादा बोन ग्रोथ चाहिए, एल्डरली इंडिविजुअल्स को चाहिए। सो येस, मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आपको प्रोटीन, कैल्शियम, पोटाशियम, फॉस्फोरस, बहुत ज़्यादा वाइटमिन्स एंड मिनरल्स मिलेंगे, बट प्लीज़ कोशिश करें कि ज़्यादा आप लो फैट डेयरी में रहें। फुल फैट डेयरी को अवॉइड करें तो वो आपके कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन के लिए या डायबिटीज़ के लिए ये बेहतर क्योंकि हमारे होगा। रूटीन्स में इतने एक्सरसाइज वाले हैं नहीं और फिजिकल एक्टिविटी हमारी इतनी होती नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, जैसे कि हम बात करते हैं जब स्पेशली बच्चों की, तो माएँ ये बहुत परेशान हो जाती हैं कि जी बच्चों को खाने के लिए क्या देना है, क्योंकि बच्चे ना तो प्रॉपर तरीके से ब्रेकफास्ट करते हैं ना लंच करते हैं, उनको होता है मंचिंग शिंचिंग, हमारे पास बस जो है वो स्नैक्स हों, चॉकलेट्स हों। तो माएँ जो ये परेशान है कि बच्चों का डेली रूटीन का आपने उनका इंटेक बड़ा अच्छा करना है, वो क्या करें? राइट। अच्छा, एक तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान का जो ईटिंग पैटर्न्स हैं उसमें हमारे स्टेपल्स के अंदर यू हैव राइस और यू हैव रोटी या यू हैव ब्रेड, ठीक है, या बन्स हो गए, जो भी है। सो एक तो आप ये बचपन से अपनी फैमिली के बच्चों को और अपने बाकी भी घर के सब लोगों को कोशिश करें कि आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की बजाय होल ग्रेन्स लें। होल ग्रेन्स का मतलब है ब्राउन राइस, उसका मतलब है होल व्हीट ब्रेड, उसका मतलब है बाले जिसमें जौ है या मिलेट्स जो बाजरा है, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स। इसी तरह कीनवा है। सो बेसिकली जो भी होल ग्रेन्स हैं वो इनकॉर्पोरेट करें इंस्टेड ऑफ सफ़ेद चावल, वाइट ब्रेड, रिफाइंड फ्लावर जो बिल्कुल सफ़ेद आटा होता है, उसको थोड़ा कम। बच्चों के लिए ये है कि आप इवन जो आपका फ्लावर है, होल व्हीट फ्लावर, उसके अंदर आप बेसन भी मिला सकते हैं, विच इज़ अगेन चिकपी पाउडर। सो चिकपीज़ या ये जो लिग्यूम्स की फैमिली है जिसके अंदर चने आते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीन्स आती हैं, इसके अंदर दालें आती हैं। सो दैट्स यू नो वेरी वेरी गुड न्यूज़ कि these are one of the healthiest source of carbohydrates, one of the healthiest source of protein as well as fiber। लेकिन देखिए ना हमारे बच्चे जो हैं वो दालें नहीं खाते। अच्छा, दाल अगर नहीं भी खा रहे तो ना अम्मा उन्हें फोर्स करती हैं दाल खाने के लिए, फिर कहते हैं हमारे बच्चे को तो दाल पसंद नहीं है। लेकिन आई थिंक माओ को दालों के साथ कुछ ऐसा करना चाहिए कि बच्चों को आप खिलाएं दालें। खिचड़ी जैसे यू नो बात कर रहे थे हम कि आप मे बी ब्राउन राइस के साथ आप दालें मिला लें, खिचड़ी बना लें, दैट इज़ वेरी ब्लैंड, तो चिल्ड्रन डोंट माइंड इट। उसके साथ आप उनको योगर्ट भी दे सकते हैं, विच इज़ अगेन यू नो वेरी गुड, डेयरी का भी उनका इंटेक हो जाएगा। तो एक और चीज़ प्लीज़ जो हमें लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगेन बचपन से पैलेट्स डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मेडिटेरेनियन बेल्ट में जाएंगे या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जाएंगे, वो लोग एक तरह के खाने खाते हैं। साउथ एशिया में हम लोग एक तरह के खाते हैं, अमेरिका में एक और तरह के स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट है। सो बेसिकली जो पैलेट डेवलप करनी है वो बचपन से ही होती है। बाद में जब कोई डिजीज कंडीशंस डेवलप हो जाएं एंड देन समबडी टेल्स यू कि यू कांट हैव दिस एंड यू कांट हैव दैट, दैट्स मच मोर ऑफ अ हार्डशिप, एंड बाय देन प्रॉब्ली इट्स अ लिटिल लेट, क्योंकि चीज़ें डेवलप हो गई हैं। तो उसमें जो अभी तो हम फ्लड से भी गुजर रहे हैं, ठीक है ना। सो जो another thing which we must bear in mind is कि जो environmental sustainability की आप बात करते हैं कि climate change को आप कर्ब कर सकें, उसके साथ जो healthy eating pattern है which includes a plant based diet, आप बिल्कुल चिकन खाएं, फ़िश खाएं, ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें, लेकिन प्लांट बेस्ड डाइट में ज़रा प्लांट्स थोड़े ज़्यादा कर दें अपनी डाइट में। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि आजकल खासतौर पर जैसे हम जिक्र कर रहे थे मैदे की बीमारियां हों या दिल के अमराज हों, ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ऑयल बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है खाने में। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्राई की जाती हैं, ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा ऑयल बेहतर है जो हमें खानों में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो दिल की बीमारियाँ थोड़ी सी कम हो जाए हमारी सोसाइटी में खासतौर पर? राइट। अच्छा देखिए, ऑयल्स या फैट्स बेसिकली जो होते हैं
एक तो होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स, जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड होते हैं जिसके अंदर ऑलिव ऑयल आ जाता है, ठीक है, या आपके होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जिसमें फॉर एग्जांपल सोयाबीन ऑयल आ जाता है, कॉर्न ऑयल आ जाता है, सनफ्लावर ऑयल आ जाता है। सो जो अनसैचुरेटेड ऑयल्स होते हैं दे आर हेल्दी बिकॉज वो आपके LDL लेवल्स को कम करते हैं ब्लड के अंदर। ऑन द अदर हैंड यू हैव अनहेल्दी फैट्स विच आर सैचुरेटेड फैट्स, जिसके अंदर आई एम अफ्रेड घी आता है, दैट इज सैचुरेटेड फैट, एंड देन दे आर पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, ठीक है, जो बेसिकली होते तो ऑयल्स अनसैचुरेटेड हैं बट आप उसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स ऐड कर देते हैं तो उसको पार्शली हाइड्रोजनेट कर देते हैं। उसका प्रॉब्लम ये होता है कि उसकी प्रोसेस की वजह से ट्रांस फैट्स क्रिएट हो जाते हैं। अब ट्रांस फैट्स का जो आपका डेली इनटेक है वो रिकमेंडेशन ये है कि वो मिनिमल होना चाहिए एंड इट शुड नॉट एक्सीड 1% ऑफ योर टोटल कैलोरिक इनटेक फॉर द डे एंड द लेसर द बेटर। सो ट्रांस फैट्स क्योंकि उसके अंदर क्रिएट हो जाएंगे, दोज आर अनहेल्दी फैट्स। एक जो हमने बाहर के खानों की और डीप फ्राइड और जो दोबारा फॉर एग्जांपल आप बाहर से कुछ खरीद रहे हैं, यू डोंट नो कि उस ऑयल के अंदर कितनी मरतबा डीप फ्राइंग हुई है, अगेन ट्रांस फैट्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। सो आई थिंक द थिंग इज़ कि आप घर में अगर खाना बनाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसमें जो इनटेक जा रहा है न्यूट्रिएंट्स का उसको कंट्रोल कर रहे हैं, फिर आप इस तरह की चीज़ें करें कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम और विटामिन डी एक मील के अंदर आपने खाने में डाल दिया बिकॉज वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। कैल्शियम और विटामिन डी अगर इकट्ठा जाएंगे तो उनकी एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसी तरह फॉर एग्जांपल आयरन और विटामिन सी खानों में इकट्ठा कर देंगे जो आप खाने बना रहे हैं तो अगेन एब्जॉर्प्शन उनकी वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। खानों का तरीक़ाकार भी थोड़ा सा बदल लें, उससे थोड़ा आप हल्का जो ग्रिल कर लेते हैं, जैसे बारबेक्यू किया जा सकता है, ऐसे किया जाता है। थैंक यू वेरी मच साहिबा, बहुत शुक्रिया, और आपने बड़ी इन्फॉर्मेटिव हमें तमाम बातें बताई हैं, किस तरीके से हमें दिन गुजारना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए, किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको सैर कराएंगे डेनमार्क की। वेलकम बैक जनाब। अब जरा आपको डेनमार्क की सैर कराते हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार उस मुल्क की बेहतर पॉलिसीज़ पर होता है। पाकिस्तान में पॉलिसीज़ बनती हैं और उन पर तनकीद होती है, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक में बनाई गई पॉलिसीज़ का अवाम पर कितना असर होता है और ये लोगों को कितना फ़ायदा देती है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, और मुदस्सिर नज़ीर ने डेनमार्क में एक खुसूसी रिपोर्ट भी तैयार की जो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वहाँ पर जब बेहतर पॉलिसीज़ बनती हैं, क्योंकि चाहे हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, हम तालीम की बात करें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कंबाइन होकर आपकी पूरी सोसाइटी को बेहतर करती हैं। आपके लोगों में ज़ाहिर बात है वहाँ के लोग भी किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, ये भी हम जानना चाहते हैं। इस पर रिपोर्ट दिखाते हैं, मुदस्सिर नज़ीर ने तैयार की है। ये पाकिस्तान में जब भी कोई मुल्क के फ़ायदे के लिए पॉलिसी बनाई जाती है तो इसी अवाम में से एक माफिया उठता है और हुकूमत पर प्रेशर डालता है और पॉलिसी को रोक देता है। मगर डेनमार्क में ऐसा नहीं है। यहाँ की अवाम तमाम पॉलिसीज़ को कबूल करती हैं। वजह क्या है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद सकलैन रोज़गार के बेहतर मौक़े की तलाश में अब से 14 साल पहले पाकिस्तान के खूबसूरत शहर फैसलाबाद से डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपनहेगन आए थे। और अब यहाँ शहरियत हासिल करने के बाद बीवी बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। डेनमार्क ने रिसेंटली एक पॉलिसी बनाई है कि पूरी जो डेनमार्क की अवाम है उन्होंने डीजल और पेट्रोल गाड़ियों से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे स्विच करना है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिससे हर बंदा अफेक्ट होगा और इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और इन द लॉन्ग रन में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज थी और बहुत मुश्किल आनी थी इस पॉलिसी पे अमल करने के लिए। गवर्नमेंट की इस पॉलिसी का सबसे जो मैं एक विक्टिम बना हूँ उसकी रीज़न ये है कि मैंने रिसेंटली एक अपनी डीजल गाड़ी ली है, लेकिन अब मुझे इलेक्ट्रिक गाड़ी पे जाना है। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो डीजल गाड़ी का जो रोड टैक्स है वो कुछ ज़्यादा होता है प्राइस के लिहाज से और जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसका रोड टैक्स कम होता है। ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो पूरी जो गाड़ी की प्राइस है वो डीजल गाड़ी की कम होती है और इलेक्ट्रिक गाड़ी की प्राइस ज़्यादा होती है। अगर मैं आपको एक अच्छी जो फैमिली के हिसाब से गाड़ी होगी
इलेक्ट्रिक, उसकी प्राइस बताऊँ तो अबाउट इट इज़ अबाउट 500,000 डेनिश क्रोन। वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से हमें जो इंस्ट्रक्शन है, हम अपना फूड सारा सेपरेट करते हैं। फूड, ग्लास, हर चीज़ को हम अलग अलग, बैटरीज़ को मेटल करते हैं सेपरेट, और ये है तो ज़रा मुश्किल। पर ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं, तो हम इसको फॉलो करते हैं। यहाँ पे सिर्फ इसको मैं नहीं करती, लेकिन हम डेनमार्क की काफ़ी खातून सभी करते हैं। माहौल को साफ़ रखने के लिए हुकूमत जो जंग कर रही है, उसमें अवाम भी उतना ही अपना हिस्सा डाल रही है। जब मैं 14 साल पहले डेनमार्क में आया था, तो डेनमार्क में इतनी ज़्यादा ग्रीनरी नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट की इन अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से अब अगर जहाँ भी आप डेनमार्क में देखेंगे तो ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? माहौल साफ़ है, दरख्त ज़्यादा होंगे, ऑक्सीजन आएगी, और उसका सबसे जो मुझे फ़ायदा हुआ कि मुझे और मेरे बच्चों को एक फ़्रेश ऑक्सीजन मिलती है, एक फ़्रेश माहौल मिलता है। ऑर्गेनिक फूड यहाँ पे थोड़ा महंगा है, जैसे दूध, सब्जियाँ, मीट, लेकिन इसका हमें फ़ायदा बहुत है। डेनमार्क में आपने देखा होगा सब काफ़ी हेल्दी हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं। ऑर्गेनिक फूड से आपकी हेल्थ और मेरे बच्चों की हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है। डेनमार्क में फ़ीमेल्स की एवरेज एज 85 है और मर्दों की एवरेज एज 83 है, और इसकी बड़ी वजह ऑर्गेनिक फूड है। हुकूमत की तरफ से जो पॉलिसीज़ दी जाती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बार बार कैंपेन्स की जाती हैं। बड़े दुख से ये मुझे बात कहनी पड़ रही है कि पाकिस्तान में जब महकमा माहौलियात वाले सनतकारों से बात करते हैं कि हमने माहौल को पाक करना है, साफ़ रखना है, पोल्यूशन से पाक करना है, तो वो अपनी लेबर्स को साथ लेके एहतजाज करते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं, टायर जलाते हैं, और इससे फिर मुल्क तरक्की नहीं करता, और वो हमारे आने वाली नस्लों के लिए, बच्चों के लिए माहौल ठीक नहीं होता। बिल्कुल, हुकूमत अपनी आवाम के लिए इतनी पॉजिटिव है कि ये एक डाटा जनरेट करती है, और इससे पता चल जाता है कि घर में कितना ऑयल यूज़ हुआ, कितनी मिल्की प्रोडक्ट्स यूज़ हुई, फ्रूट कितना यूज़ हुआ। अब होता ये है कि ये सवाल ये पैदा होता है, डाटा इकट्ठा कैसे होता है। यहाँ तमाम शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन की जाती है। अगर आप शॉपिंग करते हैं तो वो सारा रिकॉर्ड हुकूमत के पास जाता है। डाटा कलेक्ट करने के लिए ये बेहतरीन फार्मूला है। इससे ये भी पता चलता है कि हमारे लोग कितना कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, कितना मीठा ले रहे हैं। डेनिश वजारत सेहत को अपने पास जमा होने वाले डाटा की बुनियाद पर मुल्क में खाने पीने के रुझान का पता चलता है, जिससे न सिर्फ शहरियों की सेहत पर नज़र रहती है, बल्कि माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाली अशिया की दर्जाबंदी की जाती है। जी मुदस्सर साहब, बात यह है कि कौम तब बनती है जब आप उसकी आवाम जो है वो कुर्बानियाँ देती हैं। डेनमार्क में ये कौम इसलिए बनी है कि उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। अब आपको मैं एक बड़ा मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। 14 साल पहले जब मैं डेनमार्क आया, तो उससे पहले पाकिस्तान में मैंने अपने दोस्तों से कुछ बात की कि चलें यार, हम गली में ज़रा गंद होता है तो चलो हम लोग कुछ कंट्रीब्यूशन करके इसको ज़रा साफ़ कर लेते हैं। इंडिविजुअल की हर चीज़ गवर्नमेंट में तो नहीं करनी होती, कुछ हमने खुद भी करना होता है। तो मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया और दूसरी बात ये है कि जो हमारी कौम है बदकिस्मती से हुकूमती फ़ैसलों को, उनकी पॉलिसीज़ को भी मजाक में उड़ा देती है। तो डेनमार्क में आज नज़र आने वाली तरक्की आवाम की जानिब से टैक्स की अदायगी, हुकूमती पॉलिसियों के तसलसल और इस पर एतमाद और अमल दरामद का नतीजा है, जिसने डेनमार्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में ला खड़ा किया है।
इसके मुकाबले में पाकिस्तान में पॉलिसियों के फुकदान और टैक्स चोरी की वजह से अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। और अब वापस रुख करते हैं पाकिस्तान का, कराची का, जहां के बहुत सारे मसाइल भी हैं। कराची की आलूदा फ़ज़ा शहरियों के लिए वबाले चांद बनी हुई है, जिससे शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। फ़ज़ाई आलूदगी पर सैयदा जीनत ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। अक्टूबर का महीना शुरू होते ही शहर कायद का मौसम अदम तवाज़ुन का शिकार है, जिसकी वजह से रात में खुनकी और दिन में शदीद गर्मी होती है। मौसम की इस अदम तवाज़ुन की वजूहात और असरात क्या हैं और ये मौसम कब तक इस तरह शहर कायद के बासियों का दम घोटता रहेगा, तफसीलात आपको भी दिखाते हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह ये कि फ्यूल है सबसे बड़ी वजह। दूसरी बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। कराची शहर जो है या बड़े शहर जो हैं ज़्यादातर इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ फर्नेस ऑयल यूज़ करते हैं, फर्नेसेस हैं, बॉयलर्स हैं, किल्न है। रात में अलबत्ता खुनकी बढ़ जाती है। उसकी वजह यही होती है कि जो बिल्कुल ड्राई विंड होती है उसमें मॉइस्चर कोई होता नहीं है और डायरेक्शन अमूमन ख़ासकर जो ऊपर का लेवल है, जो लोअर एटमॉस्फेयर जिसे हम कहते हैं 5000 फीट, 7000 फीट से 10,000 फीट, इस पे जो डायरेक्शन विंड की है वो शुमाल से नीचे कराची की तरफ आ रही होती है, तो उसकी वजह वो खुश्क ड्राई विंड होती है। ये तो देखिए अक्टूबर का महीना तो तकरीबन पूरा ही ऐसे गुजरता है, बल्कि मिड नवंबर तक मैं कहूँगा कराची के लिए ख़ास कर। तो हम कोशिश करें कम से कम गैर ज़रूरी अपनी गाड़ियों में सफ़र ना करें, गैर ज़रूरी चूल्हों का इस्तेमाल ना करें, गैर ज़रूरी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे गैस की प्रोडक्शन हो। दूसरी बात यह है कि बाहर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें और अपने आप को ऐसी जगहों से, ऐसी रोडों से जहाँ धूल मट्टी है, जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ को अवॉइड करें। WHO की तरफ से उन्होंने कहा है कि हर 10 में से 9 बंदा मुतासर हो रहा है, हर 10 में से 9 बंदे मुतासर हो रहे हैं फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन मुख्तलिफ ज़रियों से, मैं बता चुका हूँ, मुख्तलिफ जगहों से इसकी प्रोडक्शन है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, रिस्ट्रिक्टिव, जिसमें क्या होता है कि आपके फेफड़ों के अतरफ उनकी जो खिंचाव, जो एक इलास्टिसिटी है, खिंचाव की सलाहियत वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है। फिर आगे जाके अगर मुसलसल बहुत लंबे अरसे तक इंसान मुतासर रहे फ़ज़ाई आलूदगी से तो उसको कैंसर हो सकता है। आलूदा ज़राअत और फ़िज़ाई आलूदगी से मुल्क भर बिलखुसूस कराची सबसे ज़्यादा मुतासर है, जिसके बारे में माहिरीन कहते हैं कि हुकूमत के साथ साथ शहरी भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं ताकि आने वाले सालों में इस जानलेवा ख़तरे से निपटा जा सके। कैमरामैन फैसल अगाही और मोहसिन अली के साथ सैयदा जीनत, समा, कराची। वेलकम बैक। अच्छा जी, अब सबकी परेशानी कि बदलता मौसम है और बदलते मौसम में हम ये देखते हैं कि जी खाने पीने की रूटीन बदल जाती है, मिजाज में, तबीयत में तब्दीली आती है और हमारी जो तबीयत है, हमारा जो मिजाज है, उसका बहुत ज़्यादा असर होता है हमारी हेल्थ पे। अब ये तो बड़ों की मैं बात करूँ, आप सोचें कि अगर बड़े डिस्टर्ब होते हैं तो बच्चे किस हद तक मुतासिर होते होंगे बदलते मौसम से। वो कौन सी एहतियाती चीज़ें हैं जो कि आपने करनी है भाई, क्योंकि सर्द मौसम आ रहा है। सर्द मौसम में माओ को ये होता है कि बच्चों को बड़े गरम शाजिब कपड़े पहनाएं कि आप, ये बड़ा कॉमन हो जाता है ना, गला खराब हो रहा है, फ्लू हो रहा है, अब मेरी अम्मी कहती हैं जी आप सर्दी में बच्चे की छाती को ना कवर रखें ताकि बच्चे को फ्लू ना हो। अब जाहिर सी बात है माओ को ये मसला होता है, जाहिर है बाहर आना जाना, कभी हवा लगी गई है तो फिर आपने क्या करना है, बच्चे को किस तरह से आप सेफ रख सकते हैं। हर्बलिस्ट रानी आप इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मौसम बदल रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, कहीं आ चुकी हैं, तो बच्चों को आप किस तरह से सर्दी से बचा सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि मौसम बदल रहा है, सर्दियाँ आ चुकी हैं, लेकिन कराची में सर्दी नहीं आई और यही ज्यादा बीमारी का सबब है। दस्तक दे रही है ना जी, यही ज्यादा बीमारी रात ठंडी है, दिन गर्म है। क्या रात बहुत ज्यादा, काफ़ी इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है जी कि अब एसी का तो इस्तेमाल रात को बिल्कुल मुनासिब नहीं है, लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब माएँ भी परेशान होती हैं, बच्चे बूढ़े सभी परेशान होते हैं कि इस मौसम में क्या करें। बाहर जाएं तो लू चल रही है, घर में आकर एसी चला के बैठे तो एकदम से बहुत ज़्यादा सर्द मौसम हो जाता है। ये गर्म और सर्द मिलके इंसान को बहुत ज़्यादा बीमार कर देता है और सबसे बड़ों पर भी इसका बहुत ज़्यादा मौसम का क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं आप? जी बिल्कुल, एहतियाती तदाबीर सबसे ज़्यादा बदलते
मौसम के लिए बच्चों में सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम है कि बच्चों को खांसी, हम दिन के वक्त बच्चों को खुला छोड़ देते हैं। जब खुला छोड़ते हैं वो ठंडा पानी भी पी लेते हैं बाहर। जी सर्दी लग गई लग रहा है इसको भी। मौसम का असर होता है, बच्चों को छींकें आने लगती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है, आंखों से पानी बहने लगता है, खाने पीने में प्रॉब्लम हो जाती है और उनका खाने को दिल नहीं चाहता, खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, नज़ला बहुत ज़्यादा हो जाता है। सम टाइम बच्चों की नाक बहती है और सम टाइम नाक बंद हो जाती है। ये सारे मसाइल ऐसे हैं। और जब ये नज़ला ज़ुकाम हद से बढ़ता है तो बुखार का इंडिकेटर होता है। जब बुखार आता है तो बच्चे को बिल्कुल ही लेथार्जिक कर देता है। तो इन तमाम ये सारे सिम्टम्स होते हैं। इससे बचने के लिए अपने बच्चों के लिए माएँ हमेशा ही बहुत केयरफुल होती हैं, लेकिन फिर भी हम गाहे बगाहे बताते रहते हैं कि शायद इनमें से कोई कमी रह गई हो, तो अपने बच्चों के लिए यह ज़रूर कर लीजिए। देखिए, जब बच्चा बीमार होता है हम डॉक्टर की तरफ जाते हैं और ऑब्वियसली जाना चाहिए। अगर बच्चे की ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो बिल्कुल अपने घर की डॉक्टरी ना करें, आप डॉक्टर के पास लेके जाएं। लेकिन अगर इनिशियली आप बच्चे की केयर कर लें घरेलू तौर पर, और वो किस तरह होती है मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों को अगर आप कहें तो मैं हाँ बिल्कुल आपा, हम किचन में चलते हैं और हम बारहा ये बात करते भी हैं कि प्लीज़ आप घर में डॉक्टर नहीं बने, बल्कि आप खुद डॉक्टर से रुजू करें। अगेन वही कि आपके किचन में जो है वो चीज़ें ऐसी मौजूद होती हैं आपा कि आप जो हैं उनसे चीज़ें बना सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं, ताकि आपके बच्चे जो हैं वो हेल्दी भी रहें और फिर उन्हें ना तो फ्लू हो ना ही आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत हो। तो आपा वो क्या चीज़ें हैं जो कि माएँ घर में कर सकती हैं? सबसे पहले हम बताते हैं नज़ला ज़ुकाम का इलाज। अच्छा। अगर बच्चों की नाक बह रही है या नाक बंद हो गई है या आंखों से पानी बह रहा है, आवाज़ ख़राब हो गई है, गला बैठ गया है, खांसी हो रही है बच्चे को, और जब ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो बच्चा खाने पीने से भी इनकार कर देता है, उससे खाया नहीं जाता, उससे क्या कहते हैं हम कि उसके गले आ रहे हैं। इन तमाम के लिए इनिशियल जो एक इलाज है बहुत ही सादा सा इलाज है और वो ये है, मैंने पहले से तैयार करके इसको रख लिया है चूल्हे पर आपको दिखाने के लिए कि मैंने 1 कप पानी ले लिया। ठीक है। 1 कप पानी को आप चूल्हे पर रख दें और 3 मैंने इसमें छुआरे बारीक बारीक काट कर डाल दिए थे। छुआरे इतने उबले कि ये इतने फूल गए हैं, सही है, यानी इसका पूरा अर्क इस पानी में आ चुका है। और इसके अंदर हम बिल्कुल आसान तरीके से ये जो छुआरे बॉईल हो गए हैं इसके अंदर हम थोड़ा सा ये मेथी दाना डाल देंगे। ठीक है। तकरीबन अगर चमचे से ले तो आधा टीस्पून हम डाल देंगे। पहले ये अच्छी तरह जब छुआरे पक जाएंगे उस वक्त हम लेकर और इसमें आधा चम्मच ये डाल देंगे। मेथी दाना डाल दिया। मेथी दाना डाल दिया और इसको हमने मज़ीद पकने के लिए 1-2 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ दिया। ठीक है। 1-2 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से इसका असर भी इसके अंदर आ जाएगा और फिर जब अच्छी तरह इसमें उबाल आ जाए तो चूल्हा बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद आप इसको छान लीजिए स्ट्रेनर के साथ, और अगर बड़ा है तो वो गरम गरम पिए, इतना कि उसके लिए काबिल बर्दाश्त होगा। कोसा ना आपके गले को जरा सुकून दे। और बच्चे को आप बिल्कुल इतना नीम गरम के बच्चा आपका पी सके, ठंडा ना करें। ये इतना कि बच्चे को, माँ को पता होता है कि बच्चा कितना हल्का सा गरम ले सकता है। सही है। बस उसके बाद आप ये और कोशिश ये करें कि ये रात को सोते वक्त, यानी ये बच्चे और बड़े दोनों के लिए फायदा। अच्छा आप जरा मुझे बताएं किस एज के बच्चे को हम ये दे सकते हैं? देखिए, बहुत छोटे बच्चे जो मदर फीड पे हैं या मैं कम से कम 6 माह के बच्चे को मैं कहूँगी कि दें। इससे छोटे बच्चों को बिल्कुल ना दें, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा बहुत कमज़ोर होता है और अगर कुछ भी हो जाता है ऐसी चीज़ों तो माँ कहती है हाय मैंने इसको ये दे दिया था, उससे ऐसा हो गया था। तो बिल्कुल ऐसा ना करें। 6 माह का कम से कम बच्चा, उसको यानी बड़ा तो इसका 1 कप पिएगा, लेकिन 6 माह के बच्चे को आप 2 टीस्पून देंगी। 2 टीस्पून। और अगर नज़ला नहीं भी है तो एहतियातन दे देंगी ताकि वो नज़ले से बच सके। जब ये अच्छी तरह देखिए इस तरह इसमें बॉईल आने लगा और इसको मेथी डालकर बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे और ऑलरेडी ये छुआरे से मीठा हो चुका है। इसकी शक्ल ये होगी। इसको हम छान लेंगे और इसको ये कहवा बड़ों के लिए 1 कप और बच्चे के लिए 2 टीस्पून होंगे। बच्चे बड़े गरम गरम ऐसा स्टीम निकलता हुआ पिएंगे। आप इसको चाय की तरह या आप इसको जैसे आप ग्रीन टी पी रहे होते हैं आप उस तरह भी पी सकते हैं। जाहिर सी बात है कहवा है आपकी हेल्थ के लिए, और अगर आपको फ्लू है या कुछ भी अगर आपका गला खराब है तो ये उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी। और इसमें आपको तीसरी चीज़ यानी मीठा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे छुआरे हैं ना जी, तो ऑलरेडी मीठा हो जाएगा और इसकी ये शक्ल होगी। ठीक है जी। मैं चाहूँगी ज़रा हमारे कैमरामैन भी दिखा दें। जी बिल्कुल, इसकी ये शक्ल है जी इसकी।
और ये बड़ा मजे का बना होगा क्योंकि छुआरों से बना है, तो छुआरे तो वैसे ही बहुत और छुआरों अच्छे को लगते हैं। इतना बॉईल करेंगे कि ये इस शक्ल में आ जाएं, इतने मोटे हो जाएं, इतने फूल जाएं। ठीक है। और अगर और जल्दी बनाना चाहते हैं तो 1 कप ये 3 छुआरे 1 आदमी की बड़े की खुराक अच्छा। है, तो इसको काट कर आप रात को 1 कप में भिगो दें, वो रात में भी फूल जाएंगे। सुबह आपको जल्दी से सुबह आप भिगो दें तो रात को पी लें। अगर रात को भिगो दें तो सुबह इस तरह बनाकर, यानी सिर्फ 1 बार पीना है। तो आप ये 3 छुआरे बड़ों के लिए, और अगर बच्चे के लिए बनाना बच्चे के इसमें से आप सिर्फ 2 टीस्पून देंगे। अच्छा, इसमें से यानी 3 के लिए से जो बाकी बच जाता है वो आप खुद ही पी लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जाहिर सी बात है आपकी हेल्थ के लिए बड़ा बच्चे के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 छुआरा लेंगे अगर सिर्फ बच्चे के लिए बनाना है। लेकिन अगर माँ मदर फीड पे तो माँ ज़्यादा पिए और बच्चे को इसको सिर्फ 2 टीस्पून दे तो बहुत अल्लाह के फजल से बेहतरीन रिजल्ट आ जाएगा। और जनाब अब हम आते हैं खांसी का इलाज। खांसी चाहे बड़ों को हो, अमूमन बच्चों को, कि ये आप एक बहुत ही आसान और सादा और बहुत मज़ेदार सी फक्की मैं आपको बता रही हूँ खांसी के लिए। इसमें डलेंगी जनाब ये 4 चीज़ें। इसमें हम लेंगे तकरीबन 10 ग्राम या 1 बड़ा टेबल स्पून, हमने 1 टेबल स्पून हमने ले लिया इसमें सूखा धनिया। ठीक है। और 8 से 10 हमने ले ली इसमें से छोटी इलायचियाँ। चाहे तो इसके दाने निकाल लें, चाहे तो इसको साबुत ही ग्राइंड कर लें। ठीक है। और उसके अंदर इतनी ही हम यानी 1 टेबल स्पून चीनी डालेंगे और 2 टुकड़े ये हम डालेंगे इसमें दालचीनी। ठीक है। इन 4 चीज़ों को हम ग्राइंड करके, यहाँ से मुझे ग्राइंडर कुछ नज़र नहीं आ रहा छोटा वाला, तो मैं उसको ग्राइंड करके दिखा सकती हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त सी एक फक्की है। और अपने बच्चों को आधा टीस्पून आप मुंह में डाल दें, वो चूसते रहेंगे, बहुत मज़ेदार है, तो बहुत ही फ़ायदा होगा बच्चों को। और खांसी इस वाले में नहीं हम कर सकते आपा, ये बहुत बड़ा है तो इसमें ये बिखर जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये है चाहे तो करके देखें जी, फक्की है ये। और ड्राई ही रखना है, ड्राई ही रखना है। जी सही है, सही इसको ड्राई ही रखना है। मैं देख लेती हूँ कि अगर इसमें हो जाए। ठीक है। हमने ये लेना है 1 टेबल स्पून हमने इसमें साबुत धनिया। ठीक है। 2 मैंने आपके सामने इसमें डंडियाँ डाल दी हैं इसकी। और इसमें हम लेंगे 8 से 10 छोटी इलायचियाँ। छोटी इलायची 8 से 10 अप टू यू, आप उसके अंदर से बीज निकालें, आप साबुत डाल लेना। और 1 टेबल स्पून इसमें हम लेंगे चीनी यानी शुगर। ठीक है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए जो मसाले वाला आपका वो होता है उसमें आप इजीली छोटी वाली जो होती है ना, हाँ, इसके अंदर ये ड्राई मसाले के लिए वो है, उसमें बहुत आसानी से पिस जाती है। ठीक। हाँ, इसमें भी हो गया। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ करती है, जंग हो जाती है इसमें। सही। तो प्रॉपर आपने जो इसको ग्राइंड कर लिया। जी प्रॉपर। और उसमें करेंगे आप तो ज़्यादा बारीक हो जाएगा, तो वो ज़्यादा बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगी। इसकी खुशबू कितनी प्यारी आ रही है ना। अच्छा जी, मैं चाहूँगी ज़रा ये अब हम कैमरे में भी दिखा दें कि अगर खांसी है आपके बच्चे को या बड़े को किसी, आप ये फक्की बना सकते हैं। और फिर वही बात है कि आप इसको थोड़ी सी आप ये 1 टेबल स्पून आप मुँह में रखें। जी फक्की को। ठीक है। नहीं, छोटे बच्चों को आधा टीस्पून उनके मुँह पे रखेंगे, बच्चे ऐसे बहुत मज़े से उसको चाटते रहेंगे। और बड़े 1 टीस्पून, इसके बाद ना पानी पीना है ना चाय, बस ऐसे ही इसको खा लेना। सही है। बिल्कुल ड्राई। जी ठीक है। चले जी, ये तो था कि अगर आपको खांसी, आपको जुकाम है, चूंकि मौसम बदल रहा है तो खांसी जुकाम हर घर में होता है। अब घर में ये चीज़ें हैं, आप इजीली बना सकते हैं। आप बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। 2 दिन बेस्ट ऑफ नया दिन देखना मत भूलिएगा और दुआ कीजिएगा कि संडे को बारिश ना हो ताकि हम मैच एंजॉय कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।